Good morning. In the previous class, we had learned adjustment of capitals in profit sharing ratio when retiring partner is to be paid through amount brought by remaining partners. And we had written this formula for it. Total capital of new firm equals total of all partners' adjusted capitals, including the retiring partner's capital, plus minimum cash and bank balance to be maintained minus existing cash and bank balance. Now we will discuss today how to calculate the amount of profit or loss to be transferred to retiring or deceased partner's capital. Heading लिखो retirement or death of a partner on a date other than the year beginning and year end. अगर रिटायरमेंट या डेथ पार्टनर की हो जाती है किसी की ईयर के एंड में या ईयर के बिगनिंग में, ठीक है, एक ईयर का एंड दूसरे ईयर का बिगनिंग होगा, तो 31 मार्च या 1 अप्रैल को होती है रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर की, तो प्रॉफिट के लिए अलग से कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट निकल चुका है वो उसके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी और डेट पे होती है रिटायरमेंट या डेथ 31 मार्च या 1 अप्रैल को छोड़कर ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम, देन वी नीड टू कैलकुलेट द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आल्सो फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ. सो हेडिंग में लिखो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन अ डेट अदर देन ईयर बिगिनिंग एंड ईयर एंड, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस. Written. Now there are two methods to calculate this amount. First is time basis. Time basis में we use the formula profit of previous year into current year period till the date of retirement or death of the partner divided by 12 और 365. अगर हम months में निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, अगर डेज में निकाल रहे हैं तो 365 से डिवाइड करेंगे, इनटू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर. हमने मंथ्स में निकालना है या डेज में निकालना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वर्डिंग पे. अगर हमें डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऐसी दे रखी है जो कंप्लीट मंथ्स में डिविजिबल है, तो हम 12 यूज करेंगे डिनोमिनेटर में. लेकिन अगर हमें डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऐसी दे रखी है जो कंप्लीट मंथ्स में डिविजिबल नहीं है, मंथ के भी इन बिटवीन है कभी किसी मंथ के, तो हम 365 यूज करेंगे डिनोमिनेटर में. जब हम कह रहे हैं प्रीवियस प्रॉफिट may be taken as profit of previous year, or it may be average profit of past few years as the question specifies. क्वेश्चन कहता है पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे निकालो, उसके बेसिस पे निकाल लेंगे. If the question says calculate on the basis of average profit of last 3 years, तो पहले हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, and that amount we will use in this formula, average profit of previous year की जगह, ठीक है. अब एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं. सपोज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹2,40,000. Ankit is a partner having 1/5 share in profits who retired in current year on 31st August. ठीक है, तो कितने मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है? 5 मंथ्स का. पूरे साल का प्रॉफिट अगर 2,40,000 था प्रीवियस ईयर का, और उसी के बेसिस पे हमें निकालना है, तो 5 मंथ्स का कितना होगा? 2,40,000 into 5/12. So Ankit's share of profit in current year equals
2,40,000 इंटू 5/12, ये तो फर्म का हो गया 5 मंथ्स का प्रॉफिट। अब इसमें अंकित का शेयर इंटू 1/5, सो अंकित शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर इज ₹20,000। Second method of calculating share of profit is turnover basis। जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा हमें वो मेथड यूज करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो आप इंफॉर्मेशन देखोगे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, जिस मेथड से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है यू विल यूज दैट मेथड, ठीक है। अगर बाई चांस दोनों मेथड से रिलेटेड दे रखी हो तो इट्स एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड विच मेथड टू यूज, देन यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। टर्नओवर बेसिस में क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। लिख लो ये फॉर्मूला। Written. Now again, previous profit and sales may be of just the preceding year, or it may be average profit and average sale of past few years as the question states. अब इसे भी समझते हैं with the help of an example. For example, profit of previous year is rupees 2,50,000 and sales of previous year is 50 lakh. तो कितना परसेंट हो गया प्रॉफिट, 5% of the sales. Now Ankit having 1/5 share in profits retired in current year on 31st August. Sales of current year up to 31st August was rupees 20 lakh. अब फॉर्मूले में हम वैल्यूज डाल देते हैं। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 2,50,000, so Ankit's share of profit in current year equals 2,50,000 upon sale of previous year which was 50 lakh into current year sale till the date of retirement, that is 20 lakh। ये आ जाएगा फर्म का प्रॉफिट अप टू 31st अगस्त। फिर हमें अंकित का शेयर निकालना है तो इंटू 1/5, सो वी गेट अंकित शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर इक्वल्स रुपीज 20,000। नाउ कमिंग टू इट्स, ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट कर लिया अमाउंट तो उसका करना क्या है, ठीक है। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिस एंट्री विल बी डन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ डेथ। अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। Then profit and loss suspense account will be written off through gaining partners capital account. So second entry becomes gaining partners capital account debit to profit and loss suspense account in gaining ratio. पिछली एंट्री में अगर कोई कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसके कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे फर्स्ट एंट्री में। In case of loss, reverse entry will be passed. Alternatively, these two previous entries can be combined. और combine होके एंट्री क्या हो जाएगी, gaining partners capital accounts debit to sacrificing partners capital account। sacrificing partner जनरली रिटायरिंग पार्टनर होगा, लेकिन अगर कोई
कंटिन्यूइंग पार्टनर ने भी किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो उसे भी क्रेडिट करेंगे, उसके कैपिटल को भी, इन गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. And again, in case of loss, reverse entry should be passed. Next heading, write down settlement of deceased partners dues. उसके जो एडजस्टेड कैपिटल है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद जो एडजस्टेड बैलेंस है, दैट is transferred to his or her executor's account. Executor is the legal representative who will get the amount on the deceased partner's share. अब कोई भी एंट्री deceased partner के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती ना, because that partner is no more now. So the balance, adjusted balance of deceased partner's capital is transferred to deceased partner's executor's account. उसके लिए एंट्री होती है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. Now for the amount that is paid to the executor immediately, the entry passed is deceased partners executors account debit to bank account. Suppose 4 lakh was the adjusted balance in deceased partners capital, तो पहले एंट्री हुई deceased partners capital account debit to deceased partners executors account 4 lakh. अब उस 4 लाख में से सपोज 1 लाख इमीडिएटली पे कर दिए एग्जीक्यूटर को, तो एंट्री हो जाएगी डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख. फॉर द रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख जो बचे इस एग्जांपल में, इफ एनी फॉलोइंग एंट्रीज आर आल्सो रिक्वायर्ड रिपीटेडली टिल द अमाउंट इज कंप्लीटली पेड. रिटायरिंग पार्टनर के केस में जैसे हम रिमेनिंग अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे एंड दैट वाज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स. सिमिलरली एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो बैलेंस होगा उस पे हर साल इंटरेस्ट ड्यू होता जाएगा. एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू. और जब पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द एंट्री विल बी डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Now let us do this illustration. Question लिखो. Illustration 4. Ranbir, Karthik and Raman were partners sharing profits in the ratio of 2:3:1. Ranbir retired on 30th September, means mid of the year, 6 months after 6 months of the accounting year have gone. On that date, his capital had a balance of rupees 25 lakh. There was a credit balance of rupees 6 lakh in profit and loss account. Goodwill was valued at rupees 12 lakh. Ranbir's share of profit was calculated on the basis of average profits of previous 3 years. और previous year 3 years के profit हमें दे रखे हैं 5,50,000, 6,50,000 and 6 lakh. Then interest on capital was payable at 6% per annum. Prepare Ranbir's capital account. ठीक है. एक रणबीर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो. Now let's solve it. वर्किंग नोट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कैलकुलेशंस फॉर दिस एवरेज प्रॉफिट. प्रीवियस 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसका एवरेज आया 5,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 3.
It comes to ₹6 lakh. अब इसमें रणबीर का शेयर कितना होगा? Ranbir's share of profit equals average profit into 6/12. 6/12 क्यों किया हमने? Because Ranbir has retired on 30th September. 6 months निकल चुके हैं अकाउंटिंग ईयर के उसके बाद. So into 6/12 और into 2/6 जो उसका शेयर है 2:3:1 का रेशियो है क्योंकि. ठीक है. So putting the values 6 lakh into 6/12 into 2/6 equals ₹1 lakh. So ₹1 lakh is Ranbir's share of profit till 30th September 2020. On that date, his capital had a balance of ₹25 lakh. ये हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे. So 30th September, buy balance brought down 25 lakh. There was a credit balance of ₹6 lakh in profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 6 लाख रुपीस का बैलेंस है वो कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. रणबीर की कैपिटल में 2/6 या 1/3 आएगा 6 लाख का. 1/3 हुआ 2 लाख. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख. Then the goodwill of the firm was valued at 12 lakh. 12 lakh का 1/3 4 lakh इसको मिलेगा. अब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ. दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे भी तो कार्तिक और रमन का जो गेनिंग रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा जो उनका म्यूचुअल होल्ड रेशियो था. तो रणबीर को 12 लाख का 1/3 2/6 या 1/3 मीन्स 4 लाख रुपीज मिलना है गुडविल का शेयर. कौन देगा? कार्तिक एंड रमन देंगे. किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे विच इज 3:1. सो 3 लाख विल बी गिवन बाय कार्तिक, 1 लाख विल बी गिवन बाय रमन. सो इन रणबीर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट 3 lakh and by Raman's capital account 1 lakh. ठीक है. Then we are given Ranbir's share of profit हमने कैलकुलेट किया अभी 1 lakh. Now this 1 lakh will be given to Ranbir through profit and loss suspense account. So by profit and loss suspense account 1 lakh. Then the question says interest on capital was payable at 6% per annum. 25 lakh का 6% कितना हुआ? 1,50,000. लेकिन 30th September तक का यानी 6 months का निकालना है तो that will be 75,000. So by interest on capital account 75,000. Now all the appropriations have been done, all adjustments made. If we total the amount column, this comes to 25 plus 2, 27 plus 3, 30, 31, 32, 32 lakh 75,000. Nothing is given in the question about payment. So the entire amount will be transferred to Ranbir's loan account. On debit side, 30th September 2020 to Ranbir's loan account 32 lakh 75,000. Then write total on both sides. Now in homework, you will pass journal entries for this illustration. Now let's do another full-fledged question now. ये question लिख लो. Tanya, Vanya and Kanika were partners sharing profits in the ratio of 3:1:1.
बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 इज गिवन. कैपिटल्स हैं इसमें जनरल रिजर्व, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, अ प्रोविडेंट फंड टू बी पेड टू देम आफ्टर दे रिटायर. So it is just a liability like any other liability. Creditors are there, assets में plant and machinery, debtors, investment, stock, cash in hand, cash at bank. Then some additional information is given. Kanika retired on 30th April, means just after 1 month of the accounting year beginning. Tanya and Vanya decided to share future profits in the ratio of 3:2. So new ratio is also given. It is also agreed to retain general reserve at its book value. General reserve को retain करना है, distribute नहीं करना है. तो इसका मतलब gaining to sacrificing में adjustment entry होगी. इसको मार्क कर लेते हैं. जनरल रिजर्व के आगे लिख लो A. To reduce value of plant and machinery, तो plant and machinery के आगे we'll write B. Provision for doubtful debts, C. Debtors के आगे वैल्यू फर्म्स गुडविल, इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में कुछ नहीं है. कैलकुलेट कनिका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी अलग से कैलकुलेशन होगी. टू पे कनिका थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय तान्या एंड वान्या इन सच अ वे, मतलब कनिका को जो पेमेंट करनी है वो अमाउंट तान्या और वान्या लेकर आएंगे, इस तरह से लेकर आएंगे दैट देयर कैपिटल्स आर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and a balance of 2,29,000 rupees is left in bank account. ठीक है, ये अभी बाद में देखते हैं. अब आप फॉर्मेट्स बना लो. कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो अराउंड 5 लाइंस. कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो. अमाउंट कॉलम 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तान्या, वान्या एंड कनिका. एक ये भी अराउंड 5-6 लाइंस का बना लो. बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो अराउंड 5 लाइंस का, और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ अराउंड 10 लाइंस का. Prepare necessary accounts and balance sheet after all these changes. So make these formats, then we'll begin. Made? Okay. सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं. तान्या के केस में न्यू शेयर इज 3/5 क्योंकि 3:2 न्यू रेशियो है. ओल्ड वॉज 3/5, 3:1:1, so there is no change, no gain, no sacrifice. In case of Vanya, new share is 2/5, old was 1/5, so there is a gain of 1/5. In case of Kanika, Kanika is the partner who is retiring, so new share is 0, old was 1/5, so there is a sacrifice of 1/5. That means Kanika अपना पूरा शेयर Vanya को देकर जा रही है. अब बैलेंस शीट में देखते हैं. कैपिटल्स का बैलेंस दे रखा है. दिस वी विल शो इन कैपिटल अकाउंट्स ऑन क्रेडिट साइड. 30th April 2020 by balance brought down 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh. Then जनरल रिजर्व, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, बट इट इज टू बी रिटेन्ड एट दिस वैल्यू. इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट होगी. तो वर्किंग नोट्स में लिख लो, जनरल रिजर्व इज टू बी एडजस्टेड इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मतलब 1/5 गेन है वान्या का और कनिका का सैक्रिफाइस है 1/5. 50,000 का 1/5 कितना हुआ? 10,000. That means gaining partner will give this much to sacrificing partner. तो Vanya's capital to Kanika's capital हो जाएगा 10,000. So in capital accounts, debit side 30th April 2020 we will write to Kanika's capital account और Vanya के कॉलम में 10,000. And credit side कनिका के कॉलम में 10,000 बाय वान्यास कैपिटल अकाउंट.
ठीक है। देन नेक्स्ट जो 50,000 जनरल रिजर्व है वो बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पे ही रहेगा। ठीक है, सो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 50,000, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, रिटेन हुआ है। Employees Provident Fund is a liability like any other. It will remain like this only. So in new balance sheet also, Employees Provident Fund 40,000. Then creditors will come at the same amount. There is no change in the value. Creditors 25,000. Now coming to the asset side. Plant and machinery, we are given the value is 10 lakh, but the adjustment says reduce its value by 12%. 10 lakh का 12% हुआ 1,20,000, तो वो हम लेस कर देंगे। So the new value of plant and machinery is 8,80,000. And this reduction will come in revaluation account to plant and machinery account 1,20,000. Then next item in balance sheet is debtors. Inner column we will write 56,000. Additional information states that debtors provision for doubtful debts is to be created at 10%. ठीक है, so 10% of 56,000 will be 5,600. So provision for doubtful debts minus 5,600 and the net amount is 50,400. और ये जो 5,600 हमने लेस किए यहां से, ये अब कहां पर चले जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5,600. आफ्टर डेटर्स इन्वेस्टमेंट 60,000 will come as it is. Then stock 50,000 again will come as it is. Cash in hand 70,000. कैश एट बैंक, बैंक का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये डेबिट साइड पर 30th April 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,79,000. नाउ कमिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन, जनरल रिजर्व टू बी रिटेन्ड कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गई। To value firms goodwill at rupees 15 lakh, इसकी एडजस्टमेंट होनी है। 15 लाख का 1/5 कनिका का शेयर 1/5 होगा, दैट मींस 3 लाख। तो वर्किंग नोट्स में लिख लो, गुडविल टू बी एडजस्टेड इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस 1/5 ऑफ 15 लाख इक्वल्स रुपीज 3 लाख। कनिका इज टू गेट दिस 3 लाख फ्रॉम वान्या who is the gaining partner. तो कैपिटल अकाउंट्स में कनिका के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 3 लाख बाय वान्यास कैपिटल अकाउंट, और वान्या के कॉलम में लिख देंगे डेबिट साइड पे 3 लाख टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। Then calculate Kanika's share of profit on the basis of previous year profit of rupees 24 lakh. अगेन वर्किंग नोट्स में ये कैलकुलेशन शो करेंगे हम। कनिका शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स 24 लाख इंटू 1/12, क्योंकि जस्ट आफ्टर 1 month शी हैज रिटायर्ड, सो 1/12 एंड हर शेयर इज 1/5, सो 1/12 इंटू 1/5, 24 लाख का 1/12 कितना हुआ? 2 लाख, और उसका 1/5 हुआ रुपीज 40,000. सो दिस इज कनिका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये इसे मिलेगा किससे?
अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अगर हम करेंगे डायरेक्ट कंबाइन एंट्री तो वान्या से. So in Kanika's column credit side 40,000 by Vanya's capital account, and in Vanya's column 40,000 to Kanika's capital account. Now कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले वी नीड टू क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट. 1,25,600 is the total. Tanya 75,360, Vanya 25,120, and Kanika 25,120. Now these amounts of loss on revaluation will be transferred to capital accounts on debit side. To revaluation account 75,360, 25,120 and 25,120. Now comes the adjustment for capital adjustment. Working notes we will write. Now see, Tanya's adjusted balance of capital is 6 lakh credit side पे और debit side पे 75,360. So 6 lakh minus 75,360 equals rupees 5,24,640. Similarly, in case of Vanya, 5 lakh और डेबिट साइड पे जितने भी हैं ये माइनस हो जाएंगे. सो माइनस 10,000 माइनस 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 25,120. Adjusted balance is rupees 1,24,880. In case of Kanika, 4 lakh plus 10,000 plus 3 lakh plus 40,000 minus 25,120. So adjusted balance is 7,24,880. और इन तीनों का अगर हम ऐड करें तो टोटल आ रहा है 13,74,400. Now the question says minimum balance of 2,29,000 is to be maintained in the bank. Already existing balance is 3,79,000. इसका मतलब बैंक में से कुछ अमाउंट यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट टू कनिका. हाउ मच? 1,50,000. Bank balance that can be used for payment 3,79,000, which is the existing balance, minus 2,29,000, which we have to maintain. So 1,50,000 can be used for making payment to Kanika. So the total capital of the firm will be 13,74,400 minus 1,50,000, which is rupees 12,24,400. और इसको हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में, विच इज 3:2. सो Tanya's share comes 7,34,640 and Vanya's 4,89,760. These should be the amounts of their capital now. So we will write them as balance carried down in capital accounts. एक लाइन छोड़कर टू बैलेंस कैरिड डाउन. तान्या के कॉलम में 7,34,640 and in Vanya's column 4,89,760. कनिका इज रिटायरिंग, तो कनिका को पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट 7,24,880 जो उसके कैपिटल का बैलेंस है. एंड इसका सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 30th April 20 बाय कनिका's कैपिटल अकाउंट 7,24,880. Now we will close the accounts of Tanya and Vanya. तान्या का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है 5,24,640, जबकि होना चाहिए 7,34,640 जो मेंटेन करना है. सो शी हैज टू ब्रिंग मोर कैपिटल.
2,10,000 rupees more she has to bring. So by bank account 2,10,000. Similarly, in case of Vanya, existing capital balance is 1,24,880, but we have to maintain at 4,89,760. So she has to bring 3,64,880. और इनका सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगा. टू तान्या's capital account 2,10,000 and to Vanya's capital account 3,64,880. कैपिटल अकाउंट्स में दोनों साइड टोटल लिख दो और फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो क्रेडिट साइड पर. तान्या का 7,34,640 and Vanya's 4,89,760. Now we will show these amounts of capital in the new balance sheet. So capitals, Tanya 7,34,640 and Vanya 4,89,760. दोनों का टोटल हुआ 12,24,400. Now let's close bank account. Total is 9,53,880 and balancing figure is 2,29,000. Balance carried down, brought down. और यही बैलेंस बैंक का बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड पर. कैश एट बैंक 2,29,000. And then we will total the balance sheet. And the balance sheet total is coming 13,39,400. Clear? Next heading लिखो. As per section 37 of the Partnership Act, if full or part amount of outgoing partner remains to be paid, मतलब immediately अगर पे नहीं हो रहा है पूरा amount, then he or she is entitled to interest or share in profits as mutually agreed between the partners. जब तक उसका remaining amount suppose 4 lakh adjusted capital का balance था जिसमें से 1 lakh पे हो गया है, 3 lakh अभी पे नहीं हुआ, तो जब तक ये पूरा अमाउंट पे नहीं हो जाता है रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का, तब तक रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट मिलेगा रिमेनिंग अमाउंट पे या प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, whatever is agreed between the partners. अगर एग्री हुआ कि कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा. But if there is no agreement about it, then outgoing partner or his or representatives in case of death of partner have a choice to take either of the following till final settlement. What can they take? Either interest at 6% per annum on the outstanding amount or share in profit. अब share in profit कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया 4 लाख में से 1 लाख पे हो गया, 3 लाख रिमेनिंग है, सो 3 लाख इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अपॉन कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट आउटस्टैंडिंग. सपोज ए की एडजस्टेड कैपिटल है 1 लाख, बी की भी 1 लाख,
सी की जो रिटायर हो गया है 4 लाख थी, जिसमें से 1 लाख उसे पे कर दिया, 3 लाख बचा है, तो ए की कैपिटल 1 लाख, बी की 1 लाख प्लस सी का रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख, सो 1 लाख अपॉन 5 लाख हो जाएगा ये, इनटू प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर विच द अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर ये रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर रिटायर नहीं हुआ होता या डिसीज नहीं हुआ होता, तो उसकी कैपिटल, उसका भी ये रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल होता फर्म में। इस एजम्पशन पे उसकी अमाउंट का पोर्शन आउट ऑफ टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ दैट पार्टनर इनटू द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। A, B and C were sharing profits in the ratio of 3:2:5. B retired on 1st November 2020. On that date, their capitals were rupees 4 lakh, 5 lakh and 3 lakh respectively. Rupees 2 lakh were paid to B immediately. तो बचा कितना? 3 lakh बच गया उसका, ठीक है, which has not been paid. Profit earned from 1st November to 31st March was rupees 40,000. On 31st March 2021, B is entitled to either of the following. अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, 3 लाख उसका अभी रिमेनिंग है, सो 3 लाख पे 6%, कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का, ठीक है। सो 5 मंथ्स कैसे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। So 3 lakh into 6% into 5 by 12. This comes out to rupees 7,500. Or share in profit. उसका रिमेनिंग अमाउंट है बी का 3 लाख, 5 लाख में से 2 लाख उसे मिल चुके हैं, 3 लाख रिमेनिंग है। सो 3 लाख अपॉन क्या? 4 लाख ए की कैपिटल, 3 लाख सी की एडजस्टेड कैपिटल और 3 लाख इसका रिमेनिंग अमाउंट। So 4 lakh plus 3 lakh plus 3 lakh into 40,000. That means 3 lakh upon 10 lakh of 40,000, or we can say 30% of 40,000, which is rupees 12,000. So obviously B will choose the second option because the amount is more. Any doubt up to here? This completes our chapter of retirement and death of a partner. Now you will attempt all remaining questions of this chapter from the book. Thank you.